आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं या परफेक्शनिस्ट होने का सिर्फ ढोंग करते हैं? क्योंकि ये अवार्ड सेरेमनीज को बैन करने की बात करते हैं। आमिर, आई हैव टू आस्क यू, पता नहीं यू वांट टू आंसर और नॉट, कि अवार्ड लेने तुम क्यों नहीं जाते? देखो जिंदगी में एक चीज बहुत कीमती है। क्या है वो? वक्त। वक्त बहुत कीमती है, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अपनी प्रोड्यूस करी हुई हर फिल्म को ऑस्कर भेजने की इच्छा भी रखते हैं। इन्होंने स्वदेश फिल्म करने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि शायद पेट्रियोटिक फिल्म करना इनके लिए बोरिंग था या फिर ये जॉनर थोड़ा ओवर सैचुरेटेड था। पर सालों बाद खुद सत्यमेव जयते जैसा शो होस्ट भी करते हैं और प्रोड्यूस भी। नए टैलेंट को, नए एक्टर्स को केटर करने वाले आमिर खान दिल चाहता है में सिड का रोल नहीं बल्कि लीड रोल ऑफ आकाश करना चाहते थे, जो पहले अक्षय खन्ना के लिए लिखा गया था। टाइम और टैलेंट की एक फिल्म सेट पर कदर है, पर एक आध बार क्योंकि ये अपनी बीवी से बात नहीं कर रहे थे, फिल्म सेट पर लोगों को घंटों रुकवा दिया। कंटेंट ड्रिवन मूवीज करने के लिए पूरे बॉलीवुड से लड़ गए और सालों बाद खुद कमर्शियल फिल्मों में घुस गए। डांस किया, बॉडी बनाई, रोमांस किया, विलन से बदला लिया, वो सब कुछ किया जो सालों पहले आमिर खान करने से एम्बैरेस होते थे। ये खुद को इंट्रोवर्ट कहते हैं, पर अपने डाइवोर्स पर पॉडकास्ट करने में इन्हें कोई हिचक नहीं। समझता हूं कि आदमी अपना ट्रॉमा शेयर कर रहा है बाय टॉकिंग अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, पर आज तक आमिर खान के छोटे भाई के स्टेटमेंट जैसे मुझे पानी में ड्रग्स मिलाकर दिए गए और फोर्सफुली दवा देने लग गए, मुझे मेरे पानी में इंजेक्ट करने लग गए। अब वो दवा का टेस्ट नहीं और मैं सो रहा हूँ 18 घंटे। आमिर खान मुझे कभी बढ़ने नहीं देना चाहते थे, इस पे कभी बात शायद पब्लिक में नहीं हुई है। मतलब आमिर खान वो इंसान है जो अपनी फिल्मों के फेलियर को परफेक्टली पब्लिकली अपने ऊपर डालकर एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन कई बार फेलियर की जिम्मेदारी और लोगों के सर भी डाल देते हैं। इनके अनुसार गाली गलौच वाली या इनकी भाषा में बोलूं तो शोविनिस्टिक फिल्म्स इंडिया को 10 साल पीछे ले जाती हैं, लेकिन इस जॉनर को अग्नि देने वाले भी ये खुद है। देखो, मैं आमिर खान की सिर्फ गलतियों को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये भी सच है कि आमिर खान ने बॉलीवुड को एक फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट लिखना सिखाया, एक फिल्म को शूट करने से पहले फिल्म को प्रमोट कैसे करते हैं वो सिखाया, कंटेंट फिल्म बनाना सिखाया, कंटेंट फिल्म प्रोड्यूस कैसे की जाती है वो तक सिखाया। लेकिन अभी आए दिन आमिर खान सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, अपनी फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत अरसे से मेरे मन में ये थॉट्स, ये विचार है कि मैं अपने करियर में जो मैंने फिल्में की हैं, जो काम किया है, वो मैं आपके साथ बांट सकूं, उसके बारे में बातचीत कर सकूं। इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स बता रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की बातें कर रहे हैं। लेकिन इस प्लेथोरा ऑफ इंटरव्यूज में मैंने एक और बात नोटिस करी कि आमिर खान को अपने बारे में बात करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। ये चीज मैंने एक और सीखी है। मेरा ना एक पर्सनल ट्रिगर है, जब कोई इंसान अपनी तारीफ ज्यादा करे, अपने बारे में बात ज्यादा करे, तो मैं उसकी बात को सुनना थोड़ा बंद करता हूँ। मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली उस इंसान की पर्सनैलिटी समझने में लग जाता है। तो मैं गिव अप नहीं करता हूँ। एंड आमिर खान अकेले नहीं है, क्योंकि ये करने में ना शाहरुख खान पीछे है ना सलमान। आप बहुत ही बढ़िया, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर। प्रोडक्शन स्टार्ट किया फिल्मों से, इसको चलने दो, उसके बाद वहां पर लाइन लगा देंगे। लेकिन फर्क ये है कि वो दोनों इस एटीट्यूड को खुल के ओन करते हैं। बट आमिर खान, जिन्होंने अपनी इमेज को एक हम्बल, ऑनेस्ट फिल्म गीक की तरह पोर्ट्रे किया है, शायद वही आमिर खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे पोलराइज्ड फिगर है। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और शायद यही डिफरेंस इनके कहने और करने में, इनकी इमेज क्लेंजिंग की ये अटेम्प्ट आज फेल हो रहा है। शायद यही आमिर खान के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजहों में से भी एक है, जिसके चलते इनको कियारा आडवाणी के साथ किए हुए एड से निकाल दिया जाता है। 100 करोड़ का ट्रेंड शुरू करने वाले आज खुद अपनी मैग्नम ओपस से 100 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। आज इनकी एक्टिंग का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने एक्टिंग क्विट करने तक का डिसीजन ले लिया था। एंड सबसे शॉकिंग बात ये कि बॉलीवुड को इतना कुछ देने वाला आज खुद बॉलीवुड में सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो कुछ सवाल कि आमिर खान का ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टाइटल उनकी सबसे बड़ी ताकत है या उनकी सबसे बड़ी कमजोरी? आमिर खान को फिल्म जगत में तुम जीनियस कहोगे, क्लेवर, या फिर एक बेवकूफ आदमी जो पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री से टच हो बैठा है? ये फिल्मों के लिए पैशनेट है या एक अटेंशन सीकर जो रीमेक कल्चर को ज्वाइन करके रिस्की रोल्स के लिए ऑडिशन देने के बाद भी कंफ्यूज से है? वही आमिर खान जिसने लगभग 20 सालों तक एक भी बुरी फिल्म नहीं बनाई, वो पिछले 10 सालों में एक अच्छी फिल्म के लिए तरस रहे हैं। एंड इस वीडियो के खत्म होने तक तुम्हें इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि व्हाट इज द रियल कॉस्ट एंड द प्राइस ऑफ बीइंग आमिर खान। ऐसी डीप डाइव वीडियोस हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो वीडियो को लाइक करो, गोल रखता है 10,000 लाइक्स का। चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो बिना सब्सक्राइब करे ये वीडियोस देख रहे हैं, भाई कर लो, यहाँ मेरी शक्तियों का सही इस्तेमाल होता है। और आओ आमिर खान को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये बताएं कि आमिर खान के जीवन में ये परफेक्शनिस्ट बनने का कीड़ा कहां से आया।
आमिर खान पिछले कुछ सालों में मानो कंफ्यूज्ड हो चुके हैं कि क्या करें और क्या नहीं। इनकी एक्टिंग रेंज इनका साथ छोड़ चुकी है और ना ही इनकी फिल्में बिजनेस कर रही हैं। अब तो शायद ये एक्टिंग छोड़कर प्रोड्यूसर बनने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक स्क्रिप्ट राइटिंग कंपटीशन में इन्हें मिली लापता लेडीज की स्क्रिप्ट। इनकी एक्स वाइफ किरण राव ने पीपली लाइफ के बाद अपना डायरेक्टोरियल हाइटस तोड़ा। फिल्म हिट हुई, इस फिल्म के एक्टर्स हिट हुए, स्टार बने और आज आमिर खान अपनी अगली फिल्म से जेनेलिया डिसूजा का कमबैक करा रहे हैं इन अनदर आमिर खान प्रोड्यूस फिल्म। और अपनी एक और आने वाली फिल्म लाहौर 1947 में प्रीति जिंटा का एक्टिंग कमबैक करा रहे हैं। वे डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जिन्होंने आमिर खान की कल्ट क्लासिक अंदाज अपना लिखी थी और डायरेक्ट भी करी थी। सीधा बोलूं तो आमिर खान आज अपने पुराने रिश्तों पर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल थे, क्योंकि YRF हो या कोई और बड़ा स्टूडियो, आज आमिर खान उन पे टॉन्ट मारने से पीछे नहीं हटते। एक्चुअली नहीं, ठग्स जब बनी थी तो मुझे भी ठीक नहीं लगी थी। मैंने आदि और विक्टर से काफी बात की थी, लेकिन उनको अच्छी लगी थी, उनको फिल्म अच्छी लगी थी। लेकिन ये एक टीम वर्क होता है, तो वी वेंट रॉन्ग इन दैट। क्योंकि आमिर खान आज शायद कंफ्यूज्ड है, चीजें ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर आमिर खान को ना बोलने वाले लोग अब इंडस्ट्री में आ चुके हैं। लेकिन ये आलम आमिर खान का बिल्कुल ऑपोजिट था इन द 1980s व्हेन ही स्टार्टेड आउट। बॉर्न इन 1965 टू ताहिर हुसैन, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, तीसरी मंजिल, अनामिका जैसी हिट फिल्म के प्रोड्यूसर, लेकिन एक बड़ा ही गुस्सैल मूडी इंडिविजुअल। का मूड वाज अ लूज कैनन, कभी भी उनको गुस्सा भी आ सकता है। सेम पॉइंट पे वो हंसेंगे, सेम पॉइंट पे गुस्सा आएगा। जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रख पाते थे, जिसके चक्कर में उनकी ज्यादातर लाइफ इतनी हिट फिल्में देने के बावजूद या तो बैंकरप्ट रहे या कर्ज में। फिल्म लाइन जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल बिजनेस है, कभी आप कामयाब हो नहीं हो। और ऐसे ही वॉलेटाइल बिजनेस में आमिर खान भी अपना लक आजमाना चाहते थे, पर उनके पिता उन्हें इस बिजनेस के आसपास भी नहीं भटकने देना चाहते थे। पेरेंट्स और मेरे चचा जो खुद बहुत बड़े फिल्म मेकर रहे हैं, पूरी जिंदगी उनकी फिल्मों में कटी है, लेकिन किसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि अपने बच्चे जो है फिल्मों में आए, तो वो बड़े खिलाफ थे, बहुत खिलाफ थे। लेकिन ऑब्सेशन का जीन शायद आमिर खान में भी था, छुप छुप के स्टूडेंट फिल्म्स करना। मंसूर एंड आई यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली बी डूइंग मस्ती, हम लोग फिल्में बनाते रहते थे। मंसूर हैड अ वीडियो कैमरा, हम लोग शूट करते रहते थे। और छुप के बिना किसी को बताए शादी भी कर लेना, वो भी एट अ कॉस्ट ऑफ जस्ट 10 रुपीज। एक गुजराती प्ले ज्वाइन करना जिसमें उनकी सिर्फ एक लाइन थी, जिसे वो महीनों तक रिहर्स करते रहे थे। और उस पूरे प्ले में मेरी एक लाइन थी और मैं बड़ा शिद्दत से मैंने वो लाइन सीखी थी। 3 महीने मैंने रिहर्सल किए। और एक दिन जब महाराष्ट्र बंद की वजह से वो टाइम पर रिहर्सल पे नहीं पहुंचे, तो डायरेक्टर ने उन्हें प्ले से निकाल भी दिया। प्ले से 3 दिन पहले कुछ महाराष्ट्र बंद था, तो मुझे रिहर्सल पे अम्मी ने कहा कि आप नहीं जा सकते, बस पे पत्थर पड़ेंगे, आप घर पे रहिए। तो अगले दिन मैं रिहर्सल पे गया, डायरेक्टर वहां बैठा हुआ था, तो बोला व्हाई डिड यू कम? आई सेड यार महाराष्ट्र बंद था, मैं आ नहीं पाया। आई सेड अम्मी ने मेरे को घर नहीं छोड़ने दिया यार, गेट आउट। ओह माय अच्छा मेरे को निकाल दिया यार। उस समय FTII के स्टूडेंट्स ने आमिर खान को अपनी डिप्लोमा फिल्म में कास्ट किया, और उस फिल्म को देखकर आमिर खान वाज कास्ट बाय केतन मेहता इन हिज डिप्लोमा फिल्म होली, स्टारिंग लेजेंड्स लाइक नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी एंड अ न्यू फेस आशुतोष गोवारिकर, जिन्होंने सालों बाद आमिर खान के साथ बनाई लगान। आमिर खान डायरेक्टर्स को असिस्ट कर रहे थे, शॉर्ट फिल्म्स कर रहे थे, इंक्लूडिंग अ साइलेंट एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट फिल्म पैरानोया। शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था पैरानोया, जिसका इंग्लिश इट मींस फियर, जो फिल्म फेस्टिवल्स में राउंड मार रही थी, जिसमें एक जूरी मेंबर थी शबाना आजमी। उन्हें फिल्म तो कुछ खास समझ में नहीं आई, पर आमिर खान की एक्टिंग अच्छी लगी विदाउट नोइंग द फैक्ट कि वो ताहिर हुसैन के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि यार फिल्म तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन ये लड़का कौन है, ये बहुत अच्छा एक्टर है। तो मैं भी बैठा हुआ था, तो शी सेड अरे आप ताहिर साहब के बेटे हो, आई मस्ट टेल हिम दैट यू नो यू आर अ वेरी गुड एक्टर। आई सेड नो मैम, यू कांट टेल हिम। लेकिन आमिर खान की ये अंडररेटेड पॉपुलैरिटी फाइनली कन्विंस्ड उनके अंकल नासिर हुसैन टू राइट एंड प्रोड्यूस आमिर खान की डेब्यू मूवी कयामत से कयामत तक। क्योंकि 80s खत्म होते होते अचानक से एक न्यू जनरेशन ऑफ एक्टर्स बॉलीवुड को डोमिनेट कर रही थी। जैकी श्रॉफ हो, अनिल कपूर हो, सनी देओल, सलमान खान, ये वो नए चेहरे थे जो उस समय के बड़े स्टार्स पर भारी पड़ रहे थे। एंड विद कयामत से कयामत तक आमिर खान मेड हिज ब्रेक। लेकिन याद रखो, ये आमिर खान था 20-21 साल का आमिर खान, जो अपनी डेब्यू फिल्म में ही अपनी फिल्म की मार्केटिंग कर रहे थे। फिर चाहे वो ऑटो रिक्शा पर अपनी फिल्म के पोस्टर लगाना हो या शहर के बाहर फिल्म के पोस्टर्स लगाना, जिसमें फिल्म का हीरो गायब है, फिल्म का टाइटल है, फिल्म की हीरोइन है, रिलीज डेट है, लेकिन फिल्म के हीरो की कैरिकेचर पर लिखा है हु इज आमिर खान, आस्क द गर्ल नेक्स्ट डोर, मतलब जीनियस। ये वही समय था जब पायरेसी हिंदी सिनेमा में इस कदर घुस चुका था कि एक्टर्स यूनियन को सड़क पर आके मोर्चा उठाना पड़ा था, प्रोटेस्ट करने पड़े थे टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम टू द रूलिंग गवर्नमेंट। और आमिर खान की इस डेब्यू फिल्म ने लोगों को अपने घर से निकाल कर थिएटर तक पहुंचाया, मजबूर किया उन्हें बड़ी स्क्रीन पर देखने को द न्यू चॉकलेट बॉय ऑफ बॉलीवुड। एंड
many more films like that followed. Fun fact, कयामत से कयामत तक का हिट सॉन्ग पापा कहते थे में इस शॉट में जहां आमिर खान जेंटली करैस करते हैं एक यंग वुमेन के चीक को, इज हिज वाइफ रीना दत्ता, जो आमिर खान ने डायरेक्टर को फोर्स करके ये सीन शूट करवाया था। अपनी डेब्यू फिल्म में 20-22 साल का यह नया नवेला एक्टर डायरेक्टर को फोर्स करके अपनी रियल लाइफ वाइफ को फीचर करवा रहा था। मतलब क्या ही हिम्मत है, पता नहीं आज भी कोई नया एक्टर ये करने की हिम्मत कर सकता है क्या। लेकिन आने वाले समय में ये प्यारा नया यंग चॉकलेट बॉय एक्टर्स 90s के दशक में लगभग हर डायरेक्टर फिल्म स्टार की नाक में दम करके अपनी मूवी सेट करवाने वाला था, विच एक्सपोज द डार्क एंड ऑब्सेसिव कंट्रोलिंग नेचर ऑफ आमिर खान, जहां इन्हें ना लोग दिखते थे, ना पैसा, ना लोगों का टाइम, ना डायरेक्टर की क्रिएटिव चॉइसेस, ना ही फिल्म स्टूडियोज की फिल्म कंप्लीशन की डेडलाइंस। आमिर खान हिट तो दे रहे थे, बट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एनिमीज इन द फिल्म इंडस्ट्री, which years later would come back to haunt him. But for now, Aamir Khan was about to become a Bollywood legend. आज फिल्में एक्टर्स पर बिकती हैं, बिल्कुल ये तो ट्रेंड रहा है, रिवाज रहा है हिंदी सिनेमा का। लेकिन आज एक और ट्रेंड है। चमकीला जैसी फिल्म अगर दिलजीत दोसांझ पर मार्केट हुई, लेकिन इम्तियाज अली इस फिल्म के डायरेक्टर के नाम पर भी मार्केट हुई। रामायण जैसी अपकमिंग फिल्म हाँ रणबीर कपूर के नाम पर ट्रेंडी टॉपिक चल रहा है, बट इस फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी, जिन्होंने चिल्लर पार्टी, छिछोरे और दंगल जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर किस तरह अपना नाम बनाया है, इनके नाम पर भी मार्केट हो रही है। आज बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स भी किसी ए लिस्टर सेलिब्रिटी से कम नहीं है। आलम यह है कि अगर कोई बड़ा नाम ना हो, कोई प्रूवन एक्टर भी ना हो, लेकिन अगर एक फेमस डायरेक्टर है तो भी ऑडियंस के मन में थोड़ा इंट्रीग मूवी के लिए आ जाता है, जिसके चलते आज काफी एक्टर एक डायरेक्टर्स एक्टर बनना चाहते हैं। एक डायरेक्टर्स एक्टर मतलब एक ऐसा एक्टर जो बिना ज्यादा सवाल किए अपने आप को बस डायरेक्टर की विजन पर छोड़ देता है। अब उससे तुम कुछ भी कराओ, डायरेक्टर बोलेगा कि गुंगे बन जाओ या गैंगस्टर, वो एक्टर करेगा। और ऐसे आज बहुत सारे एक्टर शायद हैं जो एक फेम पाने के बाद भी स्टिल सबमिट टू द डायरेक्टर्स विजन। लेकिन आमिर खान के केस में वो ऐसे एक्टर ना आज है ना पहले थे, क्योंकि अपनी डेब्यू फिल्म से ही याद हो तो ये एक्टर, नया नवेला एक्टर, अपनी फिल्म की मार्केटिंग डोमिनेट कर रहा था। आमिर खान ने कयामत से कयामत तक के बाद कई फ्लॉप्स भी दी, भाई साहब तो ये भी कर रहे थे। लेकिन फॉर सम रीजन आमिर खान के पास थी ऑडेसिटी, ढेर ऐसे दी ऑडेसिटी टू गो अगेंस्ट ऑलमोस्ट एवरी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर जिनके साथ वो काम कर रहे थे। एंड इन द 90s आमिर खान अपनी इस ऑब्सेशन के चलते फिल्में तो अच्छी कर रहे थे, पर अपने एनिमीज बना। इंदर कुमार, जिन्होंने धमाल जैसी हिट फ्रेंचाइज डायरेक्ट करी है, इन हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म दिल स्टारिंग द न्यू सेंसेशन माधुरी दीक्षित एंड आमिर खान, हर दिन बहस होती थी रिगार्डिंग द स्क्रिप्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द फिल्म। और आमिर खान ने तो अपने करियर में तब तक सिर्फ एक ही हिट फिल्म दी थी। फिल्म में एक सीन है जहां आमिर खान का कैरेक्टर अंधेरी तूफानी रात में एक लकड़ी की कुर्सी तोड़कर उन लकड़ियों की आग जलाकर माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर के साथ फेरे लेता है और शादी करता है। सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक सिर्फ और सिर्फ इस एक सीन के लिए बहस हुई। इंदर कुमार बोलते रह गए कि वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है कि यही सीन फिल्म का सबसे इंपैक्टफुल सीन बनेगा, फिल्म को हिट करेगा, पर आमिर खान को इस बात का भरोसा नहीं था। खैर किसी तरह वो सीन शूट हुआ और उस फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन भी बना। द ऑब्सेसिव स्टोरी टेलर वाज रॉन्ग, आमिर खान वाज रॉन्ग, बट ऑब्सेशन का शायद खेल यही है, वो तुम्हारा एक एक्सटेंडेड बॉडी पार्ट बन जाता है। अगर उसे हटाए तो तुम कंप्लीट फील नहीं करोगे। एंड आमिर खान भी अपनी गलतियों सीखे नहीं। उनकी अगली फिल्म थी जो जीता वही सिकंदर, प्रोड्यूस्ड बाय हिज अंकल नासिर हुसैन एंड डायरेक्टेड बाय हिज कजन मंसूर खान, जो स्क्रिप्ट डिस्कशन और फिल्म की डेवलपमेंट में इतना टाइम लगा रहे थे कि फिल्म की कॉस्ट उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट से बढ़ गई। फिल्म रीशूट हुई, कास्टिंग चेंज हुई और टाइम और पैसा दोनों एक्स्ट्रा लगा। हम है राही प्यार के अ कल्ट क्लासिक डायरेक्टेड बाय महेश भट्ट, आमिर खान ने 10 घंटे लिए, 10 घंटे टू डिजाइन द कैप जो वो फिल्म में पहनेंगे। मतलब आमिर खान टाइम की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। आदमी अपनी महानता से बहुत अपनी ग्रेटनेस का बोझ उठाता है, तो वो बोझ वो नहीं उठाता, बाकी उठाते हैं लोग, और वो इकोनॉमिकली बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन अपनी डेब्यू फिल्म में ही जब क्रू ने डिसाइड किया कि फिल्म की शूट लोकेशन को मुंबई से बैंगलोर या बेंगलुरु लेके जाएंगे, आमिर खान ने 10 घंटे फिल्म की क्रू को वेट कराया, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बात नहीं कर पा रहे थे फोन पर। उनकी वाइफ जो उस समय एक फ्रेंड्स पिकनिक पर गई हुई थी। लेकिन ये एटीट्यूड ऑफ ऑलवेज बीइंग राइट, डूइंग व्हाट ही वांट्स टू, चाहे टाइम बर्बाद हो या पैसा, अब जाकर छोटे बड़े फिल्म मेकर्स को आमिर खान का ये एटीट्यूड समझ आ रहा था।
लेकिन क्या करें, ये वही आमिर खान था जो 90s के समय राम गोपाल वर्मा जैसे न्यूकमर डायरेक्टर को ब्रेक दे रहा था, नीरज वोरा जैसे राइटर्स को ब्रेक दे रहा था, जिन्होंने आगे चलकर हेरा फेरी से लेकर हलचल, हंगामा जैसी हिट फिल्में लिखी। इन सबके साथ हिट फिल्में नहीं, जॉनर डिफाइनिंग फिल्में दे रहे थे। धर्मेश दर्शन जैसे न्यूकमर डायरेक्टर को ब्रेक दे रहे थे इन राजा हिंदुस्तानी, जॉन मैथ्यू मैथन को उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू दिला रहे थे विद सरफरोश, मुकेश भट्ट जैसे अप एंड कमिंग फिल्म डायरेक्टर को उनकी लाइफ की सबसे पहली हिट फिल्म गुलाम दे रहे थे। इन फिल्मों से अवार्ड जीत रहे थे, पैसा कमा रहे थे, फेम पा रहे थे। फिर क्या ही फर्क पड़ता है कि फिल्म के एडिट पर बैठकर रीशूट करवाकर वो फिल्म का टाइम और पैसा दोनों बढ़वा रहे थे, फिल्म स्टूडियोज की डेडलाइंस को इग्नोर कर रहे थे। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल था मेला, डायरेक्टेड बाय धर्मेश दर्शन, जिसके कास्टिंग प्रोसेस से ही एक्टर्स, प्रोड्यूसर सब फिल्म साइन करने से डरने लगे थे। स्पेशली काजोल, जो उनके रीटेक्स और ऑब्सेसिवनेस से इतना परेशान हो गई थी ऑन द सेट्स ऑफ इश्क कि उन्होंने मेला करने से साफ इनकार कर दिया। क्योंकि अगर आमिर खान जैसा परफेक्शनिस्ट जो एडिटिंग, शूट को बढ़ा दे, एक्सटेंड करा दे, तो वो फिल्में जो 2-3 महीनों में खत्म हो जाती थी, उनको बनने में साल लग जाते थे। लेकिन मेला को तो 4 साल लगे बनने में। 4 साल लगना जायज नहीं था उस पिक्चर। पैसा और टाइम तो जो गया वो गया, लेकिन जब तक मेला फिल्म आकर रिलीज हुई तब तक फिल्म का कॉन्सेप्ट और जॉनर स्टाइल सब ठंडा पड़ चुका था। जब तक वो पिक्चर रिलीज हुई उसका चार्म भी चला गया था, जिसका इल्जाम फिल्म के को स्टार आमिर खान के छोटे भाई फैजल खान पर डाल दिया गया। और अगर फैजल खान की माने तो आमिर खान का एटीट्यूड ऑन द सेट्स वाज इवन मोर प्रॉब्लमेटिक। इनफैक्ट एक बार आमिर ने मुझे ये भी कह दिया था कि फैसल फॉरगेट दिस फिल्म, वी विल स्टॉप इट। सच अ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम एन एक्टर, इट्स वेरी अनप्रोफेशनल टू से कि नहीं यार अभी ये फिल्म रोक दो। और जब बॉलीवुड का ट्रांजिशन हुआ एक नई मिलेनिया, एक नई डेकेड में, जब बॉलीवुड फिल्में अपने जॉनर के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर चुकी थी, आमिर खान एक बोनाफाइड बॉलीवुड स्टार बन चुके थे। हाँ, 3 खान्स की लड़ाई शायद उतनी ट्रेंडी नहीं थी, लेकिन सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान अब अपने करियर में ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके थे कि बड़े से बड़े स्टूडियोज हो, डायरेक्टर्स हो या प्रोड्यूसर्स, बस इनका चेहरा अपने फ्रेम पर चाहते थे। लेकिन आमिर खान के ऑब्सेशन का एक नया रूप सामने आने वाला था, और इनकी ऑब्सेशन के कुछ पुराने चिट्ठे भी खुलने वाले थे, जहां एक ऑब्सेसिव, डिफिकल्ट टू वर्क विद एक्टर आमिर खान के पास आ चुकी थी पावर, रेवरेंस, और अब वो बॉलीवुड को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। इस बात का जिम्मा उन्होंने अपने सर पर ले लिया था। 2000s का डेकेड आते आते बॉलीवुड मानो अपने बेस लेवल पर बहुत कुछ चेंज कर रहा था। फिर भले ही वो मूवी ट्रीटमेंट्स हो, बढ़ते बजट्स हो, कॉम्प्लेक्स स्टोरीज हो, और बॉलीवुड के इस नए फ्लेवर में एक और ट्रेंड शुरू हुआ जहां अब एक्टर्स प्रोड्यूसर्स बनना चाहते थे या प्रोड्यूसर बनने की कोशिश कर रहे थे। शाहरुख खान और जूही चावला की प्रोडक्शन हाउस ड्रीम्स अनलिमिटेड हो या फिर जैकी श्रॉफ की प्रोडक्शन कंपनी हो, सुनील शेट्टी की पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट, पूजा भट्ट प्रोडक्शंस, ये सब फिल्म बना रहे थे। लेकिन इन फिल्मों का बज या तो सिर्फ इनके गानों से था या इनकी स्टार कास्ट से। और वहीं आमिर खान अपनी पहली फिल्म एज अ प्रोड्यूसर लगान को ऐसी हाइट्स पर ले गए थे जो शायद बॉलीवुड या इंडियन सिनेमा शायद पहली बार देख रहा था। ये फिल्म जो 3 घंटों से भी ज्यादा लंबी थी, एक ऐसी फिल्म की ऑस्कर मार्केटिंग करने वाला एक आमिर खान जैसा मैनिक इंसान ही हो सकता है। 2001 में ऑस्कर कमेटी का काउंट था कुछ 5000, जिसमें से फॉरेन फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज की एक अलग सब कमेटी थी विद अ मेंबर काउंट ऑफ 500 to 600. There is a committee, so the membership is around 8 to 10,000 now. It's gone up. At that time it was 5,000. And essentially for the foreign language category and I think for documentary category, they have separate committees. जिसके चक्कर में आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर विजिटेड हॉलीवुड मल्टीपल टाइम्स। ये वो समय था जब फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर को फिल्म की स्क्रीनिंग में एंट्री तक अलाउड नहीं थी। In fact, in our times, you were not even allowed to go to the screening. इतने चैलेंजेस के बाद भी आमिर खान took the film to multiple festivals, winning the Locarno International Film Festival, highlighting लगान की ग्लोबल प्रेजेंस। यहाँ तक कि फिल्म की कंट्रोवर्सियां भी जब सामने आई कि मूवी की वर्किंग कंडीशंस कितनी खराब थी। जैसे गांव में बने सेट पर जहां दूर दूर तक पीने के पानी की फैसिलिटी नहीं थी, वहां क्रू मेंबर्स बिस्लरी बोतल के पानी से हाथ मुंह धो रहे थे। सीन रिहर्सल हो, टेबल रीड हो, ये सब महीनों पहले शुरू हो गई थी, जिसको मीडिया ने भी कवर किया। और हाँ, फिल्म के एक्टर से लेकर फिल्म के स्पॉट बॉय तक सबको टाइम पर पेमेंट मिली और इस खबर को भी मीडिया ने कवर किया। मूवी का बज़ बनाने के लिए फिल्म को सक्सेस मिला, फेम मिला, लेकिन ऑस्कर नहीं मिला। हाँ, वो तीसरी फिल्म थी जो इंडिया से ऑफिशियली ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, पर फिल्म की लॉन्ग ड्रामेटिक सॉन्ग्स, इसकी ड्यूरेशन वेंट अगेंस्ट द फिल्म फॉर द ऑस्कर ज्यूरी। लेकिन ये साल और इससे एक फिल्म ने आमिर खान को बॉलीवुड का लेजेंड जरूर बना दिया, क्योंकि आमिर खान ने बॉलीवुड का एक और एस्टैब्लिश ट्रेंड तोड़ दिया था। एक बार में 10-12 फिल्में साइन करने का ट्रेंड। मेरे पास 70 पिक्चर, 70 फिल्में हैं। 70 फिल्म्स थी बीच में। मैं मेरा डिपेंड करता है, कभी कभी मैं 3 करता हूँ शूटिंग, कभी 2 करता हूँ, कभी 4 करता हूँ, कभी 5 करता हूँ।
फिल्मों की शूटिंग, 4-5 अलग अलग फिल्मों की शूटिंग। मतलब बैक इन दी लेट 90s आमिर खान 10-12 फिल्म साइन करने से 2-3 फिल्म साइन करने का ट्रेंड एक्टर्स के बीच, मेन स्ट्रीम एक्टर, लीड एक्टर के बीच ला चुके थे। लेकिन उसमें भी एक से ज्यादा फिल्म करते हुए वो खुद इरिटेट हो जाते थे। एंड अब वो आ चुके थे एक बार में बस एक फिल्म, अब उसमें कितने साल जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। आमिर खान अब रेडी थे अपने ऑब्सेशन से पाए हुए लर्निंग्स, गिफ्ट से बॉलीवुड को नई चीजें सिखाने के लिए। विद हिज नेक्स्ट फिल्म दिल चाहता है। दिल चाहता है बिकेम वन ऑफ द माइलस्टोन्स ऑफ हिंदी सिनेमा। सैफ अली खान हो या फिर अक्षय खन्ना, सबके फेम को बचाया और रिवाइव किया। फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर, उनकी पहली फिल्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट बोनाफाइड न्यू एज फिल्म मेकर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। एंड आमिर खान वेल बिकेम द सेंटर ऑफ ऑल दैट रिकॉग्निशन। ये फिल्म लगान के रिलीज के ठीक 2 महीने बाद रिलीज हुई, विच इन टर्न क्रिएटेड मोर बस फॉर लगान एंड आमिर खान ऑन अ ग्लोबल लेवल। और दिल चाहता है में भी आमिर खान की इंटरवीन करने की आदत जो कास्टिंग से ही शुरू हो गई थी, गई नहीं, क्योंकि फरहान अख्तर ने द रोल ऑफ सिड आमिर खान के लिए लिखा था, जो इवेंचुअली अक्षय खन्ना ने प्ले किया। और फिल्म के लीड कैरेक्टर आकाश का रोल अक्षय खन्ना के लिए लिखा था, जो इवेंचुअली आमिर खान ने प्ले किया। जस्ट बिकॉज आमिर खान वांटेड टू, और एक न्यू कमर डायरेक्टर इन हिज 20s क्या ही लड़ सकता था आमिर खान से, उस आदमी से जो अपनी फिल्मों को ऑस्कर तक पहुंचाने की कुर्बत रखता है। और शायद रीजन ये भी था कि आमिर खान while shooting for लगान was on a 6-month break from listening to new narrations. But Farhan Akhtar being Javed Akhtar's son, Javed Akhtar who wrote Amir Khan's debut film, Shabana Azmi, Javed Akhtar's second wife who supported Amir Khan in his days before his debut film, सब फरहान अख्तर के साथ है। आमिर खान ने स्क्रिप्ट को सुना और काम करने से अग्री भी किया। अब आमिर खान उस फिल्म में जो भी रोल प्ले करना चाहते हो उनको कैसे कोई मना करेगा। एंड आमिर खान ब्रॉट हिज एंटोराज। एंड बॉलीवुड में पहली बार एक मल्टी स्टारर फिल्म की स्क्रिप्ट शूटिंग से पहले लिखी गई थी। एक्टर्स कुर्सी टेबल लगाकर फिल्म के डायलॉग्स रिहर्स कर रहे थे। It changed how films were made off screen, like sync sound, the AD system. और आमिर खान अपने पुल की मदद से ना जाने कितने फिल्म फेस्टिवल्स में इस फिल्म को लेकर गए, फिल्म की बड़ाई करी और अपनी खुद की, आमिर खान की भी। एंड आमिर खान एट दैट पॉइंट वाज एट द पीक ऑफ हिज करियर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑब्सेशन विद फिल्म्स एंड फिल्म मेकिंग। लेकिन ये एटीट्यूड ऑफ द सेल्फ अपॉइंटेड सेवियर ऑफ बॉलीवुड उनकी खुद की लाइफ को सफर कर रहा, फिर चाहे वो उनकी शादी हो या फिर उनके पिता और उनके भाई के साथ उनकी रिलेशनशिप। और लगान के सेट से तो कुछ और खबरें भी आने लगी ऑफ अ रोमांटिक इनफेमस अफेयर ऑफ आमिर खान एंड द फिल्म्स एडी किरण राव। रूमर्स ऑफ हिम बीइंग इन एन अफेयर विद पूजा भट्ट, प्रीति जिंटा, इवन उनका अफेयर विद जेसिका हाइंस, सब टैबलॉइड्स में बिक रहे थे। बट द मेन रीजन वाज द ऑब्सेशन ऑफ आमिर खान, जो फिल्में बनाने में अपना सब कुछ दे रहे थे और अपनी वाइफ और अपने बच्चों को देने के लिए उनके पास और कुछ नहीं बचता था। एंड जब उनका रीना दत्ता से डिवोर्स हुआ तो उनकी लाइफ में और इंपैक्ट हुआ। उन्होंने 4 साल का एक ब्रेक लिया। मीनवाइल आमिर खान के छोटे भाई फैजल खान भी अब पुराने चिट्टे खोल रहे थे। उन्होंने बताया कि आमिर खान उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स देते थे फॉर हिज अलेज्ड स्किज़ोफ्रेनिक ट्रीटमेंट। तो फिर मैं सोने लग गया 18 घंटे, बोला कुछ लफड़ा है, लोग कुछ तो मेरे को दे रहे हैं, मैं समझ गया पानी में ही दे रहे हैं मिला मिला के। उनकी कस्टडी को लेकर आमिर खान और उनके पिता के बीच एक लंबा लीगल टसल हुआ। चला था कि अब्बाजान को जो मंथली पैसा मिलता था, उन्होंने अम्मी और आमिर ने पैसा रोक दिया, जो 30,000 रुपया मिलता था। तो दैट्स व्हाई ही हैड टू बैक आउट फ्रॉम माय कस्टडी। और ना जाने कितने और फैमिली ड्रामास जो भरमार में पब्लिक के सामने आए। एंड फिल्म इंडस्ट्री सडनली आमिर खान से सीखकर आगे बढ़ गई। वो दिल चाहता है और लगान के टेम्पलेट पर फिल्में बना रहे थे। 3 में से 2 खान अपने करियर के पीक पर पहुंच गए थे और फिल्म इंडस्ट्री शायद आमिर खान को भूलने लगी थी, उनसे आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन जो कमबैक हम आमिर खान से उम्मीद करते हैं वो उन्होंने किया, और ऐसा किया कि दुनिया देखती रहेगी। लोग कुछ भी कहें पर इंडियन हिंदी सिनेमा में फिल्में हमेशा से एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती थी। हीरो मारे तो सीटी, हीरो अब स्टंट्स भी कर रहा था, कॉमेडियन डांस कर रहा था, रोमांटिक हीरो की शर्ट्स उतर रही थी, सब हो रहा था। लेकिन बाय द मिड 2000s बॉलीवुड पावरफुल सिनेमा भी बना रहा था। कॉमेडी, थ्रिलर, एक्शन, इरोटिक थ्रिलर, सुपरनैचुरल मूवी, हॉरर फिल्म्स, इवन बायोपिक्स। और ये सारी मूवीज एंटरटेनिंग भी थी और एक्सपेरिमेंटल भी। फिल्मों के बारे में अब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होने लगे थे और इसी बीच में आमिर खान ने अपने लंबे ब्रेक के बाद एंट्री मारी लंबे बाल और दाढ़ी के साथ, जिसके चक्कर में उस फिल्म के प्रोडक्शन पर तो बुरा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि बाल बढ़ाने में और दाढ़ी बढ़ाने में टाइम जाता है, लेकिन फिल्म कमाल की बनी। डायरेक्टेड बाय नन अदर देन केतन मेहता, हु गेव आमिर खान हिज फर्स्ट डिसेंट एक्टिंग जॉब बैक इन 1984। होली सब सही लग रहा था। आमिर खान का कमबैक पेट्रियोटिक फिल्म, बट विद अ कलेक्शन ऑफ 39 करोड़ ऑन अ 52 करोड़ का बजट। उस फिल्म का परफॉर्मेंस बड़ा एवरेज सा था, ये लगभग फ्लॉप सा था, नॉट द कमबैक वी वर एक्सपेक्टिंग, राइट? कोई नहीं, अगली फिल्म के बारे में सुनो।
अब हुआ ना कम बैक। आमिर खान की ऑब्सेसिव नेचर की वजह से यही वो फिल्म थी जिसने इंडियन यूथ को एस्पायर किया टू नोटिस करप्ट पॉलिटिशियंस। इस फिल्म को इंडियन डिफेंस फोर्स बैन करने की धमकी दे रही थी एंड एनिमल वेलफेयर एजेंसीज भी आमिर खान और इस फिल्म से खफा थी। नॉट टू साउंड इनसेंसिटिव, पर क्योंकि आमिर खान इस फिल्म में घोड़े पर बैठकर रेस करते हुए दिखाई दिए, होगा कुछ क्या पता। एंड सडनली आमिर खान जो कुछ समय से गायब थे उनका फिर वही दौर आया, उनकी फिल्म फिर से ऑस्कर के लिए जा रही थी और हो गया आमिर खान का कमबैक। एंड सिर्फ एक्टर आमिर खान का नहीं, प्रोड्यूसर आमिर खान का कमबैक भी हुआ। इस फिल्म में आमिर खान को एज अ प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो एज अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर सब में टेस्ट किया, जिसके चक्कर में इस फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर को निकाल कर आमिर खान ने लगभग उनका करियर ही खत्म कर दिया था। 110 पे पहुंच गया शुगर बाबू। एंड ये सिर्फ क्लेवर एडिट नहीं था, यही है अमोल गुप्ते जो तारे ज़मीं पर के डायरेक्टर होने थे, जिन्होंने सालों तक आमिर खान के इस मिस ट्रीटमेंट पर बोलना भी अवॉइड किया। पर तारे ज़मीं पर में आमिर खान ने एक रिस्क लिया, एक नए नवेले बच्चे को नेशनल सेंसेशन बताया जिसे एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक नए नवेले डायरेक्टर की रिसर्च और स्क्रीन प्ले पर रिस्क लिया, बच्चों के लिए फिल्म बनाई जिसमें छोटे बड़े सब रोए और हंसे, मेकिंग आमिर खान रिक्लेम हिज स्टेचर एज द सुपरस्टार खान ऑफ बॉलीवुड। लेकिन कहानी सच में भी बाकी थी, क्योंकि इस फिल्म के नरेशन के दौरान एक नया नवेला डायरेक्टर जिसे ढंग से हिंदी बोलना भी नहीं आता था अप्रोच्ड आमिर खान विद अ मसाला ड्रिवन स्टोरी, अप्रोच्ड एन एक्टर दैट वाज डेड सीरियस ऑन मेकिंग कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स। गजनी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तमिल फिल्म, एक सक्सेसफुल तमिल फिल्म की रीमेक थी। द ओरिजिनल हैड अ वियर्ड क्लाइमैक्स फॉर सम रीजन, जहां दो गजनी आ जाते हैं, बट फिकर नॉट, आमिर खान विद हिज ऑब्सेसिव ऑथोरिटेटिव फिल्म मेकिंग अप्रोच सिर्फ इस फिल्म के लिए बॉडी नहीं बना रहे थे, बट इस फिल्म का क्लाइमैक्स भी उन्होंने लिखा था और इस फिल्म को ऐसा मार्केट किया कि आज तक हिंदी फिल्म सिनेमा के स्टूडियोज अपनी फिल्म की मार्केटिंग उससे सीख रहे हैं। ये वो समय था जब इंडिया में स्मार्टफोन्स का बूम था और आमिर खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी फिल्म को प्रमोट करने की। स्मार्टफोन पर गजनी की रिंगटोन्स डाउनलोड करना हो, फिल्म पर गेम बन रहा था, फिल्म के क्रिटिक्स को पर्सनलाइज नोट्स भेजना हो, या फिर वैन न्यूज़न जैसे इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड से संजीव सिंघानिया की लुक को डिजाइन करने में सालों का समय लेना हो। तारे ज़मीं पर की एडिटिंग के समय वो गजनी के लिए 8 पैक एप्स बना रहे थे एट द एज ऑफ 41। Nowadays, since I'm also doing the post production and editing of Tare Zameen Par, usually my day begins at 8 o'clock, so 8 to 11 I work out. ये ऑब्सेसिव नेचर ऑफ आमिर खान बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदल रहा था, जो अब तमिल और तेलुगु फिल्म में फिल्में छाट रहा था रीमेक करने के लिए। सब लोग लग गए वो 100 करोड़ की गजनी की फिल्म की सक्सेस को कॉपी करने में, पर इतनी कोशिश करने के बाद भी वो गजनी के इम्पैक्ट, उसकी स्टोरी, उसके ट्रीटमेंट को कॉपी नहीं कर पा रहे थे। पर मजे की बात ये कि जब तक बाकी की बॉलीवुड इंडस्ट्री ये कर रही थी, तब तक आमिर खान हैड ऑलरेडी मूव्ड ऑन। उन्होंने अपनी 8 पैक को खत्म कर दिया और 44 साल की उम्र में एक 20-21 साल के कॉलेज स्टूडेंट का रोल करना चुना, जो आमिर खान करना नहीं चाहते थे, लेकिन शायद राजकुमार हिरानी को आमिर खान की ईगो को थोड़ा कीटर करना आता। मुझे लगा यार पब्लिक हंसेगी, मैं 44 का हो गया हूँ, मैं 18 साल का प्ले कर रहा हूँ। मैंने राजू को बहुत बोला, राजू मैंने कहा इतनी अच्छी कहानी है तेरी, तू 3 यंगस्टर्स को ले ले जो एक्चुअली उस उम्र के हैं, तो मुझे क्यों ले रहा है? तो उसने बोला यार आमिर तूने ऐसी ऐसी फिल्में की हैं जो कभी हिट नहीं हो सकती थी, तो तूने क्या सोच के किया? कामयाबी तो नहीं सोचा तूने, वो बाद में कामयाब हुई, कामयाबी तेरे पीछे आई। जहां ये अपने को स्टार्स को असली में ड्रिंक करवा रहे थे टू परफॉर्म अ सीन। In that scene in 3 Idiots we all had to drink a little bit. Yeah. We all actually drunk. Totally. और यहाँ भी फिल्म को मार्केटिंग करने के लिए आमिर खान क्रेजी चीजें कर रहे थे, जैसे अपने आप को डिस्गाइज करना टू रोम इंडिया, बनारस में पान खा रहे थे, पंजाब में एक शादी में बाराती बन रहे थे। एंड इस फिल्म के चलते तो ना जाने कितने बच्चों ने यही डायलॉग अपने माँ बाप को रिपीट पे मारा है। अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, और अब मैं खुश रहूंगा। और अब भी इनका प्रोड्यूसर अवतार रुका नहीं था, फिर चाहे एक चॉकलेट बॉय केटर्ड लव स्टोरी हो जाने तुझे जाने ना, या फिर एक क्रैश गाली गलौज वाली फिल्म को फ्यूल करना हो जो आज तक इंडियन सिनेमा में प्रोमिनेंट है, जिसके चक्कर में आमिर खान अपनी सालों से बनाई क्रेडिबिलिटी को ओपनली डिस्कार्ड करने से भी नहीं डर रहे थे। जो ना यकीन हो तो ये है वो वीडियो जो आमिर खान ने लगान के नरेटर अमिताभ बच्चन से करवाई। ऐसी ही बेमिसाल फिल्मों को बनाने की महान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान की सबसे लोकप्रिय फिल्म कंपनी पेश करती है। और लगे हाथ ये भी वीडियो देखो जहां आमिर खान खुद मां बहन की गालियां दे रहे हैं। और ये सीमिंगली इंट्रोवर्ट आदमी तुम्हें थोड़ा क्रेजी लगेगा, और लगे भी क्यों ना, आज जहां सेलिब्रिटीज हो, कॉमेडियंस हो, सरकार पर अगर एक भी स्टेटमेंट दे दो जेल हो जाती है, फिल्म के पोस्टर पर कालिक पोता जाता है, या सीधे सीधे मौत की धमकी मिल जाती है। पर आमिर खान इस सारी शान और शौकत के बीच में भी कंटेंट ड्रिवन फिल्में बना रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसी भूख थी जो आमिर खान को एज अ प्रोड्यूसर लगान के टाइम से लगी हुई थी और आज तक है। फिर चाहे वो पीपली लाइव हो, धोबी घाट हो, या फिर तलाश, आमिर वेरी कॉन्शियसली न्यू कि ये फिल्में 100-200 करोड़ का बिजनेस तो शायद ना करें, पर उसमें भी उन्होंने मन लगाकर काम किया।
फॉर एग्जाम्पल इन द फिल्म धोबी घाट एक सीन है जहाँ कैरेक्टर ऑफ आमिर खान इन दिस मूवी सुबह सुबह उठकर गेजेस इनटू द सिटी व्यू, कुछ बेहद गहरी सोच में डूबे हुए। एंड टू अकम्प्लिश दिस सीन्स विजुअल्स, आमिर खान जिस चौल के घर में शूट कर रहे थे वहाँ पूरी रात सोए और सुबह उनके उठने से ठीक एक आध घंटा पहले कैमरा क्रू ने लाइट सेटअप रेडी किया। फिल्म की डायरेक्टर किरण राव जो उनकी वाइफ भी थी आमिर खान को उठाती है एंड विद नो मेकअप सूजी हुई आंखें आमिर खान गेव दी शॉट ऑफ अरुण वेकिंग अप टू हिज बैल्कनी। ये बस एक 5 से 10 सेकंड का शॉट था बाय द वे, लेकिन यही वो ऑब्सेशन था जिसने आमिर खान को फिल्म फ्रेटर्निटी का सबसे ऑब्सेसिव और डिफिकल्ट टू वर्क विद आदमी बना दिया था। So I would have meetings with the Gajini marketing team in the bathroom while the shooting was going on. ऑलमोस्ट मेकिंग हिम एन आउटकास्ट, जो अपने हिसाब से काम कर रहा था अपने क्रू के साथ, फिर चाहे वो दंगल हो जहां वेट घटा बढ़ाकर आमिर खान गेव इंडियन सिनेमा इट्स हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म एवर। ये फिल्म कोरिया और चाइना में तक आमिर खान को जैकी चैन से भी ज्यादा फेमस बना रही थी। या फिर एक लो बजट पर बनाई हुई फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार। मतलब आमिर खान का इस ऑब्सेशन का मैजिक 15 करोड़ में बनाई गई ये फिल्म वेंट ऑन टू मेक 969 करोड़ रुपीज एट द बॉक्स ऑफिस। कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर तुम्हें कोई और इंडियन फिल्म पता है जिसने अपने बजट से 64 गुना बिजनेस किया हो या दुनिया की किसी भी फिल्म ने ऐसा रिटर्न दिया हो। आमिर खान जैसी सक्सेस शायद ही इंडियन सिनेमा में या शायद ग्लोबल सिनेमा में कोई एक्टर पा पाया हो। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, ये इंसान कमर्शियल फिल्म करे तो हिट, एक्शन फिल्म करे तो हिट, पीरियड ड्रामा, पेट्रियोटिक, यूथ ओरिएंटेड, किड ओरिएंटेड फिल्म प्रोड्यूस करे, डायरेक्ट करे, फिल्म के सीन्स जो ये लिख दे वो फिल्म की हाईलाइट बन जाए। गजनी का क्लाइमैक्स हो या रंग दे बसंती का क्लाइमैक्स। I took that and I told मेहरा I said यार ये कहानी मेरी एक थी जो मैं अब तो खैर बनाऊंगा नहीं because the climax is gone, but he liked it and so we fitted that climax into रंग दे बसंती। और याद रखो ये फिल्में सिर्फ हिट नहीं थी, ब्लॉकबस्टर्स थी। हर एक फिल्म ने इंडिया के एक तबके को नई कॉन्वर्सेशंस करवाई। एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, मेंटल हेल्थ हो, करप्शन हो, रिलीजन हो, स्पोर्ट्स सिस्टम से लेकर वुमेन एम्पावरमेंट, फिल्म के प्रमोशन से लेकर इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर एक फेम दिलवाना हो या फिर पूरे बॉलीवुड के फिल्मिंग के स्क्रिप्ट राइटिंग के स्टाइल को ही बदल देना हो। आज तक इंडियन सिनेमा में शायद ही कोई ऐसा दूसरा आर्टिस्ट आया है जिसने अपने 25 साल के करियर में इंडियन ऑडियंस को, बॉलीवुड को, फिल्म मेकिंग को इतना इंस्पायर किया हो। आमिर खान की थग्स ऑफ हिंदुस्तान से पहले पिछली फ्लॉप फिल्म या बुरी फिल्म पता है कौन सी थी? मेला इन 2000 25 साल पहले। लेकिन तकलीफ होती है और शौक भी कि ऐसा इंसान, इतना सेल्फ अवेयर इंसान, इतना सेल्फ अवेयर आर्टिस्ट जो अपने आसपास क्या हो रहा है सब चीजों का पता रहता था। Because you've always had a sense of an academic understanding of your environment when it comes to films and everything. You have that sense. आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए लगाकर, अपनी जिंदगी के कई साल लगाकर भी अपनी फिल्म से 100 करोड़ रुपए नहीं कमा पा रहे हैं। वो आमिर खान जिसने इंडिया को अपनी पहली 100 करोड़ वाली फिल्म दी, वो काम जो सलमान खान फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि उनकी फिल्म में 100 करोड़ तो कमा ही लेंगी, आज उसी आमिर खान को एड से निकाल दिया जा रहा है क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है। आमिर खान की क्रेडिबिलिटी को तो हम लगभग भुला चुके हैं और आमिर खान जो परफेक्शनिज्म से इतने ऑब्सेस थे जिसकी वजह से वो रिवॉर्ड्स, रेफरेंस, बॉक्स ऑफिस, रिस्पेक्ट सब लेते थे, आज उसी परफेक्शनिज्म की कीमत चुका रहे हैं। देखो परफेक्शनिज्म का एंड गेम होता है ईगो। आप काम करते रहते हो, वो काम सक्सेस पाता रहता है टाइम पर टाइम हर बार, और आप अगल बगल होने वाले चेंजेस को धीरे धीरे देखना बंद कर देते हो या फिर उन्हें देखना भूल जाते हो और फिर खेल शुरू होता है डाउनफॉल का, जब तुम्हारे आसपास सब बदल रहा है पर तुम नहीं। और यही आमिर खान को वो ऑब्सेशन जिसने इन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टाइटल दिया, वही इनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बना। मतलब आमिर खान हमेशा से वाज वोकल इन लव, चाहे वो 2007 के नर्मदा डैम प्रोजेक्ट पर इनका मोर्चा निकाल कर पहुंचना हो, टू स्टेट द इश्यू ऑफ पीपल जिन्हें सरकार रिलोकेट नहीं कर रही थी, केसेस हुए, इनकी फिल्म फना को बैन करने का मोर्चा निकाला गया, आमिर खान के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। देशद्रोही का टैग तो आजकल आए बाय किसी पर भी फेंक दिया जाता है, लेकिन उस समय ये इल्जाम ज्यादा सीरियस था। बट आमिर खान वाज अनअपोलोजेटिक ऑन हिज स्टेटमेंट्स। उन्होंने बोला मैं सच कह रहा हूँ, कोई क्राइम नहीं कर रहा। I thought that what I was saying was pretty much common sense. बट अब आमिर खान अकेले नहीं थे जो हिंदी सिनेमा को बदलने की मुहिम कर रहे थे, क्योंकि जमाना उनसे कैचअप करने लगा था, कंपटीशन स्ट्रॉन्ग था, और भीड़ से अलग बनने के चक्कर में तुम उस भीड़ को समझे बिना कुछ ऐसा कर दो तो वो भीड़ तुम्हें समझेगी नहीं, तुम्हें फॉलो नहीं करेगी। समझाता हूँ। आमिर खान ओवर हिज कंट्रोवर्शियल रिलीजियस कंटेंट सीन्स इन द फिल्म पीके, हाँ कंट्रोवर्शियल रिलीजियस कंटेंट ही बोलूंगा क्योंकि मैं आमिर खान नहीं हूँ, पता लगा ज्यादा समझाने गया सीन्स के बारे में और लोगों ने मुझे देशद्रोही बना दिया। वेल एनीहू, आमिर खान वाज फेसिंग बैकलैश, डेथ थ्रेट्स, फिल्म का बैन व्हिच रियली ट्रबल्ड हिज वाइफ किरण राव, और उन्होंने जब ये फीलिंग पब्लिकली शेयर करी। I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I
have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. तो इस स्टेटमेंट को इनटॉलरेंस कंट्रोवर्सी का नाम देकर पूरे देश में चलाया गया। आमिर खान जब इसकी सफाई देने भी आए, अब हर जगह मैं देख रहा हूँ कि कोई मारपीट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो जाहिर है हर इंसान को डर लगता है। और किरण जी तो एक माँ है, माँ को तो सबसे ज्यादा डर लगता है अपने बच्चे को। सलमान तो कहते हैं डर के आगे जीत है। तब भी उनको मॉक किया गया। जब सबके पास आज एक्सेसिबिलिटी है सवाल पूछने की, फिर चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, इंटरनेट पर हो, तुम थक जाओगे लेकिन सबके सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे। स्पेशली आमिर खान जैसा इंसान जो अपने आप को सही मानने में और लोगों को मनवाने में इतने ऑब्सेस्ड रहे थे, वो इंसान अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रहा था। आमिर खान जो पहले अपनी फिल्म फ्रेटर्निटी पर सवाल उठाने से नहीं डरते थे, अपने खुद के को एक्टर्स पर ऐसे कमेंट मारते थे कि कान खड़े हो जाए। मैं एक पेड़ के नीचे अपनी अम्मी और जुनैद के साथ बैठा गेम खेल रहा हूं और शाहरुख मेरे पांव चाट रहा है। बीच बीच में मैं शाहरुख को बिस्किट दे रहा हूं। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। लेकिन ये सब पलटकर वापस आ रहा था जब आमिर खान एज एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर वाज एग्जॉस्टेड, मे बी फिजिकली एंड मेंटली बोथ। पीके से पहले धूम 3 जैसी कमर्शियल फिल्म की सक्सेस और उसके बाद कमर्शियल हिस्ट्री लिखना विद अ स्टोरी ड्रिवन फिल्म लाइक दंगल, एंड शायद अपनी कंट्रोवर्सी और एग्जॉशन के बाद आमिर खान ने फिर से सोचा एक कमर्शियल फिल्म बनाने का। अब की बार वो IYRF के साथ बनाने थग्स ऑफ हिंदुस्तान। पहली बार अमिताभ बच्चन और आमिर खान स्क्रीन शेयर कर रहे थे। हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फैंटेसी एडवेंचर फिल्म, मानो आमिर खान जैक स्पैरो का रोल कर रहे थे। बारबोसा को रोल आमिर खान कर रहे थे। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का इंडियन वर्जन इस फिल्म को कहा रहा था, लेकिन एक मिनट, हाँ सही तो बोला, फिल्म वाज अ डिजास्टर। 310 करोड़ फिल्म में लगे, 335 करोड़ फिल्म ने कमाए। अब 65 करोड़ में छोटी मोटी फिल्म तो बन जाती है, और जो ज्यादा बड़ी फिल्म बनानी भी हो तो 120 करोड़ में लाल सिंह चड्ढा भी बन सकती है, जो बनी तो। लेकिन आमिर खान की एक्टिंग प्रोवेस हो या फिल्म के ऊपर किया गया काम, सब इस फिल्म में खत्म हो चुकी थी। जो ना समझ आए तो ये देखो, आंखें बड़ी करके, जबड़ा टाइट करके, बिना दांत दिखाए मुस्कुराना। आमिर खान एक सेंसिबल कैरेक्टर को पता नहीं क्यों बस इस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। लाल सिंह चड्ढा के एडिट पर भी अगर कोई आदमी खड़ा होकर बोल देता कि आमिर सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आदमी पागल है, वो रीशूट भी कर देता। लेकिन जब इस फिल्म को ऑडियंस ने इंकार दिया तो आमिर खान हर जगह अपनी गलती मानते हुए पाए गए। जो मेरा परफॉर्मेंस था ना लाल सिंह का, वो मैंने थोड़ा पिच ऊपर किया। आपकी मेरी परफॉर्मेंस लेट द फिल्म डाउन। मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, ये मेरी रीडिंग। लेकिन कहते हैं ना, जब समय बुरा होता है तो सब बुरा होता है। और फिर इनकी दूसरी वाइफ किरण राव से इनका पब्लिक डिवोर्स ने मानो और आग लगा दी। जहां आमिर खान ढंग से एक एड भी नहीं कर पा रहे थे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एड कैंपेन का फेस बने आमिर खान और कियारा आडवाणी। इनके एड में दिखाया गया कि कैसे एक दूल्हे की विदाई हुई और वो दुल्हन के घर में आया। लेकिन वो आमिर खान जो इंटॉलरेंस पर बात करते हैं, आजकल फिल्में भी ढंग से नहीं बना पा रहे थे। हिम्मत कैसे हुई उनकी एक कल्चरल नॉर्म पर एक ऐसा एड बनाने की। आमिर खान के इस एड को ऑफ एयर किया गया। एड जिसमें कियारा आडवाणी थी, उन्हें पुश किया गया। एंड वेल, फिर से वही चलन। इन्होंने तो एक्टिंग क्विट करने तक का मन बना लिया था। And then you said that after Lal Singh, you said, I'm going to quit. I don't want to make films anymore. And then that Kiran... No, not after Lal Singh. Then? It was before Lal Singh. You decided before? Before Lal Singh. कि this is my swan song. लेकिन आज आमिर खान फिर से वही ट्राई कर रहे हैं जो उन्होंने 2005 में किया था। जो पुराने लोगों के साथ ट्रस्ट बना के, उस पर कैपिटलाइज करके फिल्म फना में काजोल का कमबैक करवाया, आज लाहौर 1947 में प्रीति जिंटा का कमबैक करवा रहे हैं। कीर्तन मेहता जैसे डायरेक्टर जिनके साथ आमिर खान अपनी पहली फिल्म कर चुके हैं, उनके साथ अपनी 2005 की कमबैक फिल्म मंगल पांडे बनाई, और आज राजकुमार संतोषी के साथ अंदाज अपना अपने के बाद लाहौर 1947 में काम कर रहे हैं। जेनेलियो डिसूजा जो आमिर खान प्रोडक्शंस की जाने हुए जाने ना कर चुकी हैं, आज उसी क्रेडिबिलिटी को आमिर खान अपनी नेक्स्ट फिल्म सितारे ज़मीं पर में ट्राई कर रहे हैं। और जहां शाहरुख खान अपना कमबैक कर चुके हैं, सलमान खान अपना कमबैक करना नहीं चाहते। इन सब के बीच में आमिर खान से एक आखिरी उम्मीद अभी बाकी है। आमिर खान आज वापस से कमबैक करने की तैयारी तो कर रहे हैं, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने 20 साल पहले 2005 में किया था। लेकिन आज वो इंडस्ट्री जिसमें वो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। मूवी मेकिंग के टेक्निक, तरीके और खेल पूरा अलग है। आज शायद स्टारडम पाना, पॉपुलैरिटी पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान है, और उतना ही आसान उसे खोना भी है। इन सब के बीच में आमिर खान जो पिछले कुछ सालों से गायब हैं, शायद अपने आप को दोबारा सिखा रहे हैं। जो गलतियां उन्होंने अपनी पिछली 2 फिल्मों में या अपने पिछले 8 सालों में करी, उनको वो दोबारा दोहराना नहीं चाहते। शायद इसीलिए वो वापस सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। वो अपनी आगे आने वाली मूवीज के बारे में बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं, अपनी पुरानी सक्सेसफुल मूवीज के बारे में अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, लोगों से एक डीपर लेवल पर कनेक्ट कर रहे हैं। वो इंट्रोवर्ट इंसान जो सालों तक फिल्मों करने के लिए गायब हो जाता था, आज यूट्यूब पर आकर अपनी फिल्मों के डायरेक्ट करे हुए सीन्स के ऊपर डायरेक्टर्स कमेंट्री दे रहा है, जगह जगह इंटरव्यू दे रहा है। आमिर खान एट द पॉइंट ऑफ मी मेकिंग दिस वीडियो
स्टूडियो अपनी अगली फिल्म सितारे ज़मीं पर की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसी फिल्म जो उनकी हिट फिल्म तारे ज़मीं पर का सीक्वल है। सेम टोन, सेम स्टोरी ड्रिवन कंटेंट, आमिर खान की एक्सेप्शनल एक्टिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद सबको लग रही है। वो साउथ इंडियन सिनेमा जो धीरे धीरे पैन इंडिया सिनेमा बनता जा रहा है, उसको समझने के लिए कूली जैसी बड़ी फिल्म जो लोकेश कनगराज की डायरेक्शन में है, रजनीकांत स्टारर है, उसमें कैमियो तक कर रहे हैं ताकि एक नई ऑडियंस जो शायद उनको उतनी अच्छे तरीके से जानती पहचानती पसंद ना करती हो, उसको अपने सामने रखने तक की तैयारी कर रहे हैं। एंड शायद ये सब वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका है कि उनका कमबैक किसी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर से नहीं, बल्कि उनकी लाइफ की शायद सबसे बड़ी मैग्नम ओपस, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत से है। You know, working on the Mahabharat. That's one of my biggest ambitions. So एंड शायद आमिर खान का प्लान बहुत सिंपल है। पहले अपने आप को स्टेट में वापस लेकर जाओ जहां उन्हें इंडस्ट्री के बारे में सब पता था, जहां वो सिर्फ अपने परफेक्शनिज्म और ऑब्सेशन के बलबूते पर सबसे आगे रह सकते थे, और उसी परफेक्शनिज्म, उस ऑब्सेशन को यूज करके इंडिया को एक ऐसी स्टोरी दो जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करे, और पूरे इंडिया को कनेक्ट करके पूरे इंडिया से निकलकर ग्लोबल लेवल पर एक अलग अनप्रेसिडेंटेड लेवल का फेम कमाए। एंड अब आमिर खान ये कर पाते हैं या नहीं, ये तो हमें आगे आने वाले सालों में पता चलेगा। एंड इस वीडियो को तुम आमिर खान के ऊपर करी गई एक केस स्टडी समझो, उनके करियर की कहानी समझो, उनके परफेक्शनिज्म का प्राइस समझो, या फिर एक यूट्यूबर की उम्मीद समझो जो चाहता है आमिर खान को वापस एक नए डोमिनेटिंग इंस्पायरिंग अंदाज में देखना। क्योंकि इतनी कहानी समझने के बाद मुझे एक बात तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि ये आदमी एक पागल ऑब्सेसिव आर्टिस्ट है, जिसके अंदर शायद अभी भी इंडियन सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, हिंदी सिनेमा को देने के लिए कुछ बहुत बड़ा बाकी है। कुछ ऐसा जो उनकी लेगेसी को ऐसा रीडिफाइन करेगा जो इनकी पहले की लेगेसी की तरह कोई और मैच भी नहीं कर सकता। दैट्स फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच वाचिंग इट टिल द एंड। तुम अपने थॉट्स आमिर खान के बारे में, उनकी फेवरेट मूवी मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। यहां तक आ गए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो उतनी अच्छी लगी। इनफैक्ट यहाँ पर और ऐसी डीप डाइव्स की पूरी प्लेलिस्ट है, चेकआउट करो, वीडियो को लाइक करो। 10,000 लाइक्स का हमारा टारगेट है, उसको पूरा करने में हमारी मदद करो। चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।